इधर नेशनलिज्म इन इंडिया का वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2। ठीक है, हम लोगों ने इस पार्ट्स में नेशनलिज्म इन इंडिया का बहुत कल भी क्लासेस चला था, उसमें हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को फिनिश किया था। आज इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड जो जिसको बोर्ड में ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है या ओवरव्यूज क्लासेस कही है या एट ए ग्लांस चैप्टर कही है, उसमें आज हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट का मतलब मूवमेंट किस मूवमेंट की हम लोग बात करें तो ऊपर मेंशन है, वो जो मूवमेंट है उसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब यह असहयोग शब्द कहां से आया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहां से आया? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये कहां से आया भाई? तो महात्मा गांधी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज से ये बातें आई थी कि ब्रिटिश सरकार अगर हमारे देश में फली है फूली है तो किसके कारण बस फली फूली है भाई? ड्यू टू द हेल्प ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। If Indians refuse to cooperate Britishers, the government will be collapsed within a year। ठीक है, तो महात्मा गांधी के दिमाग में, महात्मा गांधी का एक विचार आया कि भाई भारत में एक अगर एक बोर्ड बेस्ड आंदोलन स्टार्ट करना चाहते हैं, व्यापक स्तर का आंदोलन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आंदोलन कैसा होना चाहिए? तो असहयोग टाइप का होना चाहिए। मतलब हमको भारत में ब्रिटिशों का क्या करना है? असहयोग करना है, इस सत्ता को, इस गद्दी को ध्वस्त करना है। तो जिस तरीके से भारतीयों ने सहयोग करके और ब्रिटिश को भारत में क्या कहते हैं एस्टैब्लिश किया था, उसी तरीके से अगर हम असहयोग करेंगे तो ये ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि टॉपिक में है कि डिफरेंट स्टेट्स विद इन द मूवमेंट, यानी इसका मतलब हुआ कि जो मूवमेंट प्रारंभ किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस मूवमेंट को लेकर लोगों के बीच अलग अलग धारणाएं थी। अलग अलग धारणाएं, धारणाएं का मतलब क्या है? इस विचार को लेकर महात्मा गांधी ने कहा कुछ और, स्वराज पाने के लिए, विद्रोह करने के लिए, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनका दिया हुआ स्टेटमेंट कुछ और था, और लोगों ने इस विचारधारा को अपने अपने तरीके से क्या कर लिया, ले लिया। इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी आंदोलन के अंदर अलग अलग धारणाएं। हर ग्रुप का अलग अलग धारणाएं था, हर व्यक्ति का अलग अलग धारणाएं था। क्योंकि स्वराज जो शब्द है, स्वराज जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, वो स्वराज जो शब्द है, उस स्वराज को लेकर के सबकी अपनी अलग अलग मत थी। कोई स्वराज मानता था कि हमारा टैक्स से रिलैक्सेशन मिल जाता हो, क्या है भाई, हमने स्वराज पा लिया। कोई मानता था कि हम अगर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत अगर बागानों में बंद है और बागानों से हमको घर और आने और जाने की अनुमति मिल जाता, हम लोगों ने क्या कर लिया, स्वराज पा लिया। तो स्वराज से संबंधित सबकी मानसिकताएं जो थी, विचारधाराएं जो थी, वो क्या थी, अलग अलग थी। इसलिए इस आंदोलन को भी लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। इसलिए टॉपिक का नाम दिया गया है डिफरेंट स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट। चलते हैं, अब देखते हैं द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। कल भी मैंने बताया था, जो पिछले वीडियो गया हुआ है या वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ या जो ऑफलाइन क्लासेस में है, उनको बताया गया था कि दिसंबर नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1920, ठीक है, द अप्रूवल फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जब मंथ खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएगा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कांग्रेस कमेटी में, कांग्रेस के अधिवेशन में क्या मिल गया था, मान्यताएं मिल गई थी। तो ऑफिशियली ये जो आंदोलन स्टार्ट होगा वो कब से होगा, जनवरी 1921 में होगा। इसलिए ये एमसीक्यू भी है कि व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन, तो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। ठीक है, एंड व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड in a Congress session, it was accepted in 1900 December 1920 in Nagpur session। क्लियर? आगे है कि खिलाफत और बिगेन हुआ जनवरी 1922 में। वेरियस सोशल ग्रुप मतलब बहुत सारे अलग अलग सामाजिक समूहों ने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया। पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, इस आंदोलन में अलग अलग सामाजिक समूहों ने भाग लिया। एमसीक्यू क्लियर? आगे देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्ट इन टाउन। एक चीज याद करो कि महात्मा गांधी ने कहा था कि दिस मूवमेंट विल बी स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट दिस मूवमेंट वाज द टाउन। पहला यह मूवमेंट किसके तक, कहां से प्रारंभ किया जाएगा भाई,
तो टाउन से चरणबद्ध चरण, तो पहला चरण क्या है भाई, ये आंदोलन जो प्रारंभ किया जाएगा वो पहले चरण में कहां से किया जाएगा, टाउन से किया जाएगा, ठीक है। द मूवमेंट बिगेन विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। ऑब्जर्व इट, those who are participating in the civil disobedience movement in a town, they are related with the middle class. Who are participating in the civil disobedience non-cooperation movement? The middle class mostly participated in a non-cooperation movement in a town, because this movement was being started from the first step from the town. Clear? The people of the middle class participated in the cities, which affected the economic of the British. When middle class people participated in non-cooperation movement, the economy of the British become effective. भारत जो ब्रिटिशों की अर्थव्यवस्था थी उस पर इसका क्या पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। किसके पार्टिसिपेट होने के कारण, कौन से मूवमेंट प्रारंभ होने के कारण, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रारंभ हुआ। मध्यवर्गीय लोगों ने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ब्रिटिश के सबसे बड़ा चोट कहां पर पहुंचा, तो उसके इकोनॉमी पर, यानी उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचा दी। ठीक है। द इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स हैवेल्ड बिटवीन 1921 to 1922। हैवेल्ड, द इंपोर्ट का मतलब क्या, आयात। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, निर्यात। तो एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है यानी आने वाला विदेश से, हम जानते हैं कि भी इंडियंस यूज द इंग्लैंड मेड फैक्ट्री मेड क्लोथ्स, और वहां पर क्या हुआ भाई, लोगों ने टेक्सटाइल का, क्लोथ्स का क्या करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया, बहिष्कार करना शुरू किया, बाइकआउट करना शुरू किया। तो हैवेल्ड हो गया, यानी गिरना शुरू हो गया। कब, किस सदी में गिरा है, किस साल में गिरा है, 1921 और 1922 में फॉरेन क्लोथ्स का जो एक्सपोर्ट था वो गिरना क्या हो गया, चालू हो गया। यानी वहां से वस्तु, कपड़ों का आयात पर और निर्यात पर, दोनों पर क्या हो गया, पाबंदी लग गई। As the boycott movement spread, जैसे जैसे यह आंदोलन क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा। यह आंदोलन शुरू हुआ कहां पर, गांवों में। गांवों में जब शहरों में शुरू हुआ, शहरों से शुरू होकर के क्या हुआ भाई, कपड़ों पर के आयात पर क्या हो गया, इसके ऑफर पड़ गए। और वो साल कौन सा था, 1921 और 1922। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन क्या हुए, स्प्रेड हुए, फैले, एंड पीपुल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लोथ एंड स्टार्ट वियरिंग ओनली इंडियंस वन। वैसे वैसे विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और भारतीय वस्तुओं यानी भारतीय बने हुए कपड़ों का लोगों ने क्या किया, उपयोग करना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड द हैंडलूम्स वेंट अप। नतीजा क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग जो है वो काफी तेजी से क्या होने लगा, बढ़ना शुरू हो गया। तो हमारे देश में उस समय वस्तुएं कैसे बनाई जाती थी, तो दैट वाज मेड बाय द हैंडलूम्स, हस्तकरघे द्वारा हाथ से बनाई जाती थी, जिसको हम खादी के नाम से जानते थे। बट द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन सेवरल रीजन। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन जो है वो शहरों में धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। अब क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन बोर्ड आपको पूछेगा और बीबीआई दोनों है, कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। आंसर क्या होगा भाई, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अ टाउन दैट पीपुल, व्हाट, लोगों ने क्या किया, क्या क्या हुआ था शहरों में, पीपुल बिगेन बायकॉट द फॉरेन गुड्स लाइक अ टेक्सटाइल क्लोथ्स। ठीक है, ये सब किया गया था। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शहरों में क्या प्रभाव पड़ा, एंड व्हाई। तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रीजन टू फेल्योर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। फेल्योर यहां पर दिया हुआ है, सेवरल रीजन, किसके, ग्रेजुअली स्लो डाउन होने के बहुत तरह के कारण थे। क्या कारण हो सकता है भाई, if we boycotted the England made clothes, okay, then we have to collectively, we don't have a sufficient infrastructure for the machinery
so that we could export or import a large amount of the clothes in India. भारत में हम बड़े स्तर पर कपड़ों का निर्माण नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे यहाँ हैंडलूम से कपड़े को निर्मित किया जाता था और जितना डिमांड था, एज फॉर द डिमांड ऑफ द इंडियन, आवर मैन्युफैक्चरर कैन नॉट फुलफिल द डिमांड। तो हमारे जो बनाते थे कपड़े वे लोग अपने डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते थे। दूसरा चीज था, उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, कल मैंने बताया था कि वी हैव टू सरेंडर द टाइटल्स, हमको अपने टाइटल्स को क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू बाइकआउट द सिविल सर्विसेज, तो उसमें आर्मी से जुड़े हुए लोग, टीचर से जुड़े हुए लोग, सिविल सर्विस से जुड़े हुए लोग, सबने तो क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। बट भारत में इस तरह के जब ज्यादा लोगों ने रिजाइन किया, लोगों ने वस्त्र का क्या कर दिया, विरोध कर दिया, तो लोग भारत में उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी या उतनी नौकरियां नहीं थी जितना लोगों को हम नौकरी दे सके या क्लोथ्स को उपलब्ध करा सके। इसलिए नॉट लॉन्ग टाइम द पीपल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट क्लोथ्स, विदाउट जॉब। दैट्स वाज द रीजन द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज। ये कारण हो गया कि धीरे धीरे शहरों में यह आंदोलन क्या पड़ने लगा, धीरे धीमा पड़ने लगा। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को समझ लिया आप लोगों ने। कौन कौन से क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, कि हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन टाउन, धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन कैसे हुआ। तो ये तीनों जगह पर तीन सेम क्वेश्चन रहेंगे। एक दो क्वेश्चन किससे बना, टाउन से बना, तो दो ही क्वेश्चन बनेंगे किससे, प्लांटेशन से। दो ही क्वेश्चन बनेंगे किससे, रिबेलियन कंट्री से। ठीक है ना, तो तीन दो 6 क्वेश्चन टोटल आपके बनते हैं। ये हम लोगों ने टाउन का खत्म कर लिया। दूसरा है रिबेलियंस इन द कंट्री साइड। रिबेलियंस का मतलब क्या होता है, विद्रोह। और कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होने लगा भाई, विद्रोह होने लगा। कारण क्या था कि ये जो स्टेप बाय स्टेप आंदोलन है वो कहां से जाएगा, शहर से किसके तरफ जाएगा, गांव की तरफ, कंट्री साइड में जाएगा। वहां पर क्या हुआ, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। गांवों से अब यह आंदोलन किसके तरफ बढ़ना शुरू हुआ, शहरों से यह आंदोलन गांवों की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। इन अवध, याद आ रहा, अवध, अवध से संबंधित दो क्वेश्चन है। अवध किसान सभा का गठन कब, अक्टूबर 1920। जवाहरलाल नेहरू विजिट अवध फॉर लिसन टू द ग्रेवियंसेस ऑफ द पीजेंट्स। पीजेंट्स के ग्रेवियंसेस को सुनने के लिए, शिकायत को सुनने के लिए जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू गए और अक्टूबर 1920 में उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया। और एक नाम और चर्चा में है इतिहास में, जिसका नाम है बाबा रामचंद्र। ठीक है, एंड बाबा रामचंद्र लेड द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट इन अवध। और बाबा रामचंद्र ने अवध में इस मूवमेंट का क्या किया था, नेतृत्व किया। क्लियर है, आगे सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया। फ्रॉम द सिटी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। टाउनों से कहां पर गया, ये ग्रामीण क्षेत्रों में गया। इन अवध पीजेंट्स वेर लेड बाय बाबा रामचंद्र। ये एमसीक्यू है आपका, हु लेड द मूवमेंट इन अवध, द बाबा रामचंद्र लेड द मूवमेंट इन द अवध। अब ये कब बनाया गया, अक्टूबर 1920 में। किसके द्वारा बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। और जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई, बाबा रामचंद्र को। अब हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि सुन एज जितना जल्दी हो सकता था 400 विलेज वेयर व्हाट 400 विलेज वेयर एडेड बाय द अवध किसान सभा। अवध किसान सभा का 400 गांवों को क्या कर लिया गया था, जल्दी से जोड़ लिया गया था। और सन्यासी थे वो, बाबा रामचंद्र क्या थे, सन्यासी थे। लिखा हुआ है यहां पर देखो, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू अप्रोच्ड विलेज टू अंडरस्टैंड देयर ग्रेवियंसेस। जून 1920 में अवध में जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं और वहां के किसानों का ग्रेवियंसेस का मतलब क्या होता है, जो भी शिकायतें थी ब्रिटिश सरकार से, उन शिकायतों को क्या किया, उन्होंने सुना और उसी पर उन्होंने निर्णय लिया। अक्टूबर 1920 में जाकर अवध में उन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया। ठीक है, ग्रेवियंसेस, गांधी जी डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वेयर टू बी पेड। देखिए यहीं से क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहले ही कहा
कि जब ये कंट्री साइड में आंदोलन जाएगा तो पीजेंट्स हैव नॉट टू पे टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन उसको उन्होंने दूसरे तरीका से ले लिया। द पीजेंट्स टेक दिस मैसेज इन अदर वेज, दूसरे तरीका से उन्होंने ले लिया था। गांधी जी ने कहा, गांधी जी डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वेयर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर। दो बातों को गांधी जी ने कहा। जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी तरह का कोई टैक्स आपको पेड नहीं करना है, और जो लैंड्स है वो लोगों के बीच में पुनः क्या की जाएंगी, वितरित की जाएंगी, बांटा जाएगा। इसलिए लोगों ने इस चीज को क्या कर लिया, दूसरे तरीका से ले लिया, पीसफुली नहीं किया। वहां वायलेंस जैसी स्थिति हो गई, उत्पन्न हो गई। अमंग द पुअर ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेट्स, देखिए लिखा हुआ है, ट्राइबल पीजेंट्स ने इंटरप्रेट किया, इस चीज को दूसरे तरीका से क्या कर लिया, ले लिया। इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ द गांधी एंड द आइडिया ऑफ द स्वराज। उन्होंने कहा था कि भाई टैक्स नहीं देना है और जो लैंड्स है इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट। लेकिन ट्राइबल्स रीजन में, जनजातीय क्षेत्रों में इस मैसेज को लोगों ने क्या कर लिया, दूसरे तरीका से ले लिया, और उनका स्वराज का मतलब और स्वराज का विचारधारा क्या हो गए, कुछ दूसरे तरीका से हो गए। इन अनदर वे they were prohibited from the entering the forest to graze their cattle। अब वहां पे क्या दिक्कत थी, जो ट्राइबल रीजन थे, जनजातीय क्षेत्र जैसे जंगल वगैरह वाले में, मोस्टली द ट्राइबल्स पीपुल लिव्स इन द फॉरेस्ट एरिया, तो वहां पे क्या किया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत जंगलों को 3 भागों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। कौन सा एक्ट है भाई, वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट था, ऑन क्लास फॉरेस्ट था और रिजर्व फॉरेस्ट थे। तो जो जंगल थे, जंगल के अनुसार लोगों को जंगलों में जाने से क्या कर दिया गया था, टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अनुसार जंगलों में जाने से क्या कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था। जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो ट्राइबल लोग थे वो अपने पीजेंट्स को, अपने मवेशियों को ग्रास नहीं करा पाते थे, यानी चराने वराने में क्या हो पाते थे, दिक्कत होती थी। देयर कैटल्स आवर टू कलेक्ट फ्यूल वुड्स एंड फ्रूट्स, ना तो जलावन के लिए लकड़ियां मिलती थी और ना ही उनको फल फूल मिलते थे और ना उनको जानवरों को चराने के लिए जगह मिलता था। जिसके कारण उन्होंने क्या कर दिया भाई, ट्राइबल्स रीजन में रहने वाले लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। एज द रिजल्ट, जिसका परिणाम हुआ, किस 3 चीज का परिणाम बता रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट, 3 चीजों का। जैसे ट्राइबल्स को क्या कर दिया गया, जंगल एरिया में फ्यूल्स लेने से मना कर दिया गया, ग्राजिंग देयर कैटल्स के लिए मना कर दिया गया, और फ्रूट्स लेने के लिए क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। व्हाट इज द रिजल्ट, एज द रिजल्ट दे रिवोल्टेड एंड अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन द गोरिल्ला वार फॉर अचीविंग स्वराज। वैसे उन्होंने क्या किया भाई, जितने भी गवर्नमेंट सिविलाइज्ड बिल्डिंग थी उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। और स्वराज पाने का तरीका अपने तरीके से क्या कर दिया, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। दैट वाज द बियॉन्ड ऑफ द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। ये सब कुछ क्या था, महात्मा गांधी के विचार के विरुद्ध था, ठीक है ना। ये हो गया आपका कहां पर, रिविलियंस इन कंट्री साइड। तो 2 क्वेश्चन यहां भी है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड, ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन टू फेल्योर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। लिख लेंगे इसको, बीबीआई या समझ लेंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं बोला जाता, क्योंकि 17 साल पढ़ाते हुए हुआ, ठीक है, और क्वेश्चन हिट करता है, ये सारे लोग जानते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से रखेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर नहीं रखते हैं तो फिर लॉन्ग जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसमें 1-2 चीज और भी छूटा हुआ, चलते चलते बता दूं कि 1924 के इसमें कंट्री साइड्स और ट्राइबल से ही जुड़ा हुआ है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू who led the movement in the वुडन हिल्स में इस मूवमेंट को क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उनको 1924 में क्या कर दिए गए थे, कॉट किया गया, पकड़ा गया और सजा दे दी गई थी। क्लियर हो गया। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ द स्वराज इन प्लांटेशन। अब वहां पर एक चीज स्वराज इन प्लांटेशन में हम लोग पहले समझ ले, एक एक्ट निकला था, जिस एक्ट को हम आप सभी जानते हैं, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। पहले ये समझ लें, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 कब हुआ था ये,
1859 में एक कानून बनाया गया था, जिस कानून का क्या नाम था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्या था ये कानून? ये कानून था कि इफ अ वर्कर, if they are enclosed in a boundaries or the garden of a tea plantation, they have not permission to leave the garden till the work is not completed. उनको जब तक काम फिनिश नहीं होगा तब तक गार्डन छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दिस एक्ट वाज नोन एज एक्ट ऑफ 1859 एंड नोन एज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब इस एक्ट को लेकर के जो भी वर्कर्स थे, जो कन्फाइंड प्लेस में क्या करते थे? काम करते थे, चाय के बागानों में काम करते थे, उनका ये मानना था कि भाई हम घर से आ जाए, घर को चले जाए, घर से आए, बागान में काम करें, फिर बागान से काम करके कहां पर चले जाए? घर में चले जाए। इसका उनका मानना था कि अगर ऐसा होता है, दिस इज मीन ऑफ द स्वराज। इसी का मतलब क्या हो गया? स्वराज हो गया। बट दे हैव टू नॉट लीव द गार्डन टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट परमिट देम। जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगा तब तक वो गार्डन नहीं छोड़ेंगे। इसी एक्ट का नाम दिया गया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि प्लांटेशन वर्कर इन द आसाम, आसाम में काम करने वाले बागानी मजदूर, बागानों में जो क्या करते थे? काम करते थे। who not permitted to leave the tea garden without the permission through the Swaraj, means the right to move freely in and out of the restricted space। उनका मानना था कि भाई आने और जाने की अनुमति नहीं है। स्वराज का मतलब ये है कि हम अपने घर को चले जाएं और घर से काम करने के लिए बागान में आ जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो यही हमारे लिए मतलब बनता है किसका? स्वराज का। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है डिफरेंट स्टेट विद इन द मूवमेंट, आप लोगों ने देखा कि सारे लोगों को स्वराज चाहिए था। ईच एंड एवरी वांट स्वराज, हर कोई को स्वराज चाहिए था, लेकिन स्वराज पाने का तरीका क्या था? सबका अलग अलग। यहाँ पे शहरों में हम लोगों ने देखा कि स्वराज पाने के तरीकों के चलते लोगों ने अपना सारा कपड़ा जला दिया, अपने अपने नौकरियों को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो यहाँ पर स्वराज का मतलब अलग है। गांव में आप लोगों ने देखा कि गांधी जी ने कहा था कि भाई टैक्स पेड नहीं करना है, और जो लैंड है वो लोगों के बीच में क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन उसको लोगों ने दूसरे तरीका से मतलब निकाल लिया, टैक्स भी पेड नहीं किया। और पढ़े हुए हम लोग कि जो बड़े बड़े पीजेंट्स थे, दोज हु आर क्लोजर टू द ब्रिटिश, उनके हजार्ड्स को, ग्रेन हजार्ड्स को, यानी अनाज के भंडार गृह को क्या कर लिया गया था? लूट लिया गया था। तो अलग अलग तरीके से लोग क्या करना चाहते थे? स्वराज पाना चाहते थे। और हम लोगों ने प्लांटेशन में देखा कि प्लांटेशन में स्वराज का मतलब अलग है। प्लांटेशन में स्वराज का मतलब है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में लागू किया गया था, जो जिसके कारण बस प्लेस को लीव करने की आजादी नहीं थी, गार्डन प्लेस को लीव करने की आजादी नहीं थी। अगर वो वर्कर चाहते थे कि अगर ऐसा हो, खत्म हो जाए और हम घर आए और बागान में चले जाए काम करने के लिए, आते और जाते रहे, तो उनका मतलब क्या है? स्वराज है। तो डिफरेंट स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट, स्वराज को पाने का तरीका क्या है? सबका अलग अलग है, लेकिन स्वराज सबको चाहिए। ठीक है। Who participated in the leave to the tea garden without the permission through the स्वराज means the right to the move freely in and out, मतलब बिना अवरोध के वो क्या हो सके? ये गार्डन से वो बाहर आ सके और जब जरूरत पड़े तो गार्डन में आ सके। रेस्ट्रिक्टेड स्पेस, retaining a link with the village from where had come and everyone getting land in their own village। उनका मानना था कि जब इच्छा करे हम गांव चले जाएं, जब इच्छा करे बागानों में आ जाएं, और गांव में क्या होनी चाहिए? हमारी अपनी जमीन होनी चाहिए। चूंकि ये मैसेज उन तक पहुंच गया था कि महात्मा गांधी ने कहा है कि द लैंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीजेंट्स, ये बातें उनके दिमाग में आ गई थी। और आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई ये बातें आई तो मेनी वर्कर्स लीव द पेरेंट्स गार्डन and freely they move towards the village, but they do not reach their destination, they were caught in the middle because the steamer was on a strike। वो बीच में क्या कर लिए गए थे? पकड़े गए थे। and they will be severely punished by the British government। पढ़े हुए हम लोग। Space, retaining a link with the village from there in 1928। यहाँ के बाद अब अलूरी सीताराम राजू के यहाँ पे चित्र नहीं है, लेकिन
ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को क्या की जाती है, दंड दिया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद 1924 के बाद सीधा कहां पर आए हम लोग, 1928। इन 1928 बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के अलग मैंने नोट कर दिया है, ये समझने के लिए। बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, was an important movement of the farmer। ये फार्मर्स का सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट, फार्मर के द्वारा लॉट्स ऑफ मूवमेंट किए गए, लेकिन बारदोली जो सत्याग्रह हुआ वो फार्मर के भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द फार्मर, यहां पर है फार्मर, उसके बाद है ऑफ द फार्मर अगेंस्ट द इंक्रीजेज ऑफ द लैंड रेवेन्यू। बारदोली में जो सत्याग्रह हुआ वो किसके लिए हुआ, जो लैंड्स का रेवेन्यू यानी टैक्स को क्या कर दिया गया था, कर को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, उसके अगेंस्ट में बारदोली में लोगों ने, किसानों के द्वारा क्या किया गया था, एक सत्याग्रह किया गया था, जिसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये बीबीआई है, हालांकि जो चीज एनसीईआरटी में नहीं वो पूछता नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, दिस मूवमेंट गॉट ह्यूज सक्सेस अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ द विनोबा वल्लभ भाई पटेल। ये जो सक्सेस हुआ बारदोली सत्याग्रह, ये सक्सेस, इस सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह जो सत्याग्रह आंदोलन था वो काफी ज्यादा क्या हुआ, महत्वपूर्ण हुआ, और किसानों के हित के लिए यह लड़ाई लड़ी गई थी, ताकि जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं वो टैक्सेस को क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये तीन जो जगह है, दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन वगैरह आएंगे, अगर आंसर देना चाहते हैं तो इट इज मोर देन एनफ फॉर योर नॉलेज, ये आपके नॉलेज के लिए क्या है, ठीक है, मोर देन एनफ है। इसे हम एमसीक्यू को भी टैकल कर सकते हैं, छोटे क्वेश्चन को भी, बड़े क्वेश्चन को भी, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी इजीली हैंडल, ठीक है। और इन्हीं में से हो सकता है कि इट मे बी द पैसेज टाइप क्वेश्चन, ये क्या हो सकता है, पैसेज टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो भी इतिहास गवाह है अभी तक का जो भी पढ़ाई हुआ है, उसमें मेरा ये एकदम स्पष्ट स्टेटमेंट होता है कि भाई जो जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाई किया वो कभी पैसेज को देखते नहीं हो, सीधा क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर करते हैं। उनको दे हैव टू नॉट रीड द पैसेज, उनको पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन किया। अब कराए 1992 एट द चौरी चौरा इन गोरखपुर, याद है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कॉल्ड अप किया था। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, वापस लेना। किस इंसिडेंट के कारण, तो गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह है, उस जगह पर एक इंसिडेंट हो गया, घटना हो गई, जिस घटना में बड़े स्तर पर लोगों का जान माल का नुकसान हुआ, और महात्मा गांधी ने इस जान माल को नुकसान को देखते हुए इस आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ द चौरी चौरा इन 1922 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड अप बाय महात्मा गांधी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विच इंसिडेंट इफेक्टेड टू कॉल अप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा, द इंसिडेंट ऑफ द चौरी चौरा इन 1922। ड्यू टू दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर है। अब पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन इन द बाजार, कहां पर, गोरखपुर में एक पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। वहां पर जो किसान थे, वहां के लगे हुए सटे हुए जो लोग थे, वो शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। इन द बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश, और वो शांतिपूर्ण का जो आंदोलन था, बहिष्कार था, वो क्लैश में दो गुटों के बीच में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, जिसके कारण वायलेंस जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई विद पुलिस, पब्लिक एंड पुलिस। सामान्य लोग, जनता के और पुलिस के बीच में क्या होने लगा, क्लैश होने लगा। हियरिंग एट द इंसिडेंट, इस घटना को सुन करके, किस घटना को सुन करके, चौरी चौरा घटना जो 1922 में हुई। इस हियरिंग दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन
मूवमेंट। महात्मा गांधी ने तुरंत क्या कर लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि ड्यू टू विच इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, चौरी चौरा 1922। ठीक है, मूवमेंट इसके बाद से देखो, अब मूवमेंट को वापस कब लिया गया, 1922 में लिया गया था। जनवरी 1921 में शुरू हुआ, फरवरी 1922 में क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद से सीधा दे दिया 1922 के बाद कहां पर, द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वाला घटना कब हुआ है, 1928 में हुआ है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, बाद में हर क्लासेस में कर रहा हूं, इन हिस्ट्री द ईयर्स, द डेट्स एंड द पर्सन आर सो इंपॉर्टेंट, वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज जिन भी बच्चों को जानकारी नहीं है, दे कैन नॉट गिव द एप्रोप्रिएट आंसर, और आंसर भी टेक्स्ट में नहीं देंगे, आंसर पैराग्राफ में नहीं देंगे आप, यू हैव टू गिव देम द आंसर इन द टॉपिक पॉइंट। ठीक है, ये हिस्ट्री है, यहाँ पॉइंट्स टीचर पॉइंट से देख करके आपको आंसर देख करके और अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। पैराग्राफ में लिखेंगे पता ही नहीं चलेगा क्या क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। साइमन, द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। ये सारे एमसीक्यू है। साइमन कमीशन भारत में कब आता है, 1928 में। ठीक है, एंड वाज ग्रीडली विथ द स्लोगन साइमन गो बैक। और जैसे ही वो भारत में आता है, बड़े आंदोलन के साथ उसका क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, उसको वापस करने के नारे गूंजते हैं। अब क्यों पड़े हुए हैं, वाई वी greeted साइमन कमीशन एंड वाई वी द स्लोगन वाज स्टार्टेड गो बैक साइमन। क्यों स्टार्ट किया गया भाई, क्योंकि साइमन कमीशन में नन ऑफ द इंडियन वाज द मेंबर ऑफ दिस कमिटी। जो साइमन कमीशन बनाया गया था, कमिटी बनाया गया था, उसमें कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। एंड वी इंडियन फील दैट नन ऑफ द ड्यू टू नन ऑफ द इंडियन दिस कमीशन ऑलवेज फेवर द ब्रिटिश वन। ये जो साइमन कमीशन है वो हमेशा किसको फेवर करेगा, ब्रिटिशों को फेवर करेगा। दैट्स व्हाई वी ग्रेटली अनाउंस गो बैक साइमन। हम लोगों ने गो बैक साइमन का क्या किया, नारा लगाया और साइमन को वापस करने के उसमें बहुत सारे लोग थे। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर के क्या किया था, इसका बहिष्कार किया था, साइमन को वापस भेजने का काम किया था। पार्टिसिपेटेड इन द पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन। और वहां पर जो स्टेशन पर, अमृतसर स्टेशन पर जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, वो प्रदर्शन कोई आक्रामक प्रदर्शन नहीं था, वो बहुत शांतिमय ढंग से क्या किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था। लाला लाजपत राय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। इसमें ये जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें लाला लाजपत राय भी क्या किए थे, भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे। द ब्रिटिश पुलिस यूज्ड virtual forces to suppress the opposition। इसमें क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने, जब हम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने हम पर बलपूर्वक क्या किया, इस प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया। ड्यूरिंग द लाठीचार्ज, उसी समय क्या हो गया भाई, लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय वाज सिवियरली इंजर्ड, और लाला लाजपत राय को क्या हो गई, चोट लग गई। He never recovered from his journey and passed away on 17 November 1929। उनके सिर पर लाठी लगी, गंभीर रूप से क्या हो गए, वो घायल हो गए, और फिर से वो रिकवर अपने आप को नहीं कर पाए, और उनकी मौत हो जाती है कब, 17 नवंबर 1929। 1929 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। याद है आपको, व्हेन साइमन गो बैक टू ब्रिटेन, उसको छुपाने के लिए उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने भारत में क्या रखा, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें से कांग्रेस ने उससे भाग लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ओवरव्यू है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल्स, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा हुआ। 1929 यह याद रखेंगे, 1929 दोनों सब पैनल है,
17 नवंबर 1929 को लाला लाजपत राय की मौत होती है और 1929 में उसी चीज को छुपाने के लिए लॉर्ड इरविन के द्वारा क्या किया जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, बट इट फेल्ड ड्यू टू सेटिस्फाई कांग्रेस। लेकिन यह संतुष्ट नहीं कर पाता है राउंड टेबल कांग्रेस, किसको, कांग्रेस को, जिसके कारण यह आंदोलन क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। कांग्रेस लीडर इन 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, याद है लाहौर सेशन, ठीक है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सेशन कांग्रेस सोलिमिनेटेड द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस, और उसी लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की क्या कर दी जाती है, मांग कर दी जाती है। फॉर इंडियंस इट वाज declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, और उसी दिन यह घोषणा भी किया जाता है किस सेशन में, लाहौर सेशन ऑफ 1929 कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिस डजंट सो हैपन, ऐसा नहीं हो पाया, जिसका इतिहास है कि हम उसी 26 जनवरी को क्या करते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। संविधान बनने के बावजूद भी हम लोगों ने कुछ महीनों के लिए क्या कर दिया था, उसको रोक दिया, 26 जनवरी का इंतजार किया। जब 26 जनवरी आ गया तो वी डिक्लेयर इंडिया एज अ रिपब्लिक। क्लियर? ऑलमोस्ट दोज टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड फॉर द पर्पज ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। I hope that each and every question, each and every MCQ will be easily tackled. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से हर रोज ऑनलाइन यूट्यूब पर भी जाएगा और आप ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे, ठीक है। अगला क्लासेस पार्ट 3 4 पार्ट 3 करके जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लासेस इज ओवर टुडे।